हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मेरा नाम सूरज है। आज जो है हम केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने जो है ये सीख लिया था कि आरओडी क्या होता है, आरओए क्या होता है और आरओआर क्या होता है। मैंने आपको वहां पे बताया था। इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मान लो आपको एक जनरल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी ऐसी कोई रिएक्शन दे रखी है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका आरओडी, आरओए और आरओआर बताओ। तो मैं सीधा लिखता हूं आरओआर बराबर क्या होता है। आरओआर बराबर होता है जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहला और दूसरा लेक्चर देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए 1/a। अब हमें जो है पूरे में जो है इंस्टेंटेनियस के बारे में नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, एवरेज में। तो मैं डीए लिखूं, डेल्टा लिखूं, सब सेम होगा। तो मैं डीए भी लिख सकता हूं, डेल्टा भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं लिखता हूं इसको माइनस का डीए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल बी, यानी जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं आरओआर बनाने के लिए। ये हो जाएगा माइनस का डी बी अपॉन डी टी। अब डी बी लिखो, डेल्टा लिखो, बार बराबर है, वैसे अलग होता है इसका मतलब। ये हो जाएगा 1 अपॉन सी, ये हो जाएगा डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी डी अपॉन डी टी। तो देखो अब इसमें ये मैंने जो लिखा है ये आरओआर का एक्सप्रेशन है। अगर मैं सिर्फ ये देखूं माइनस का डी ए अपॉन डी टी, माइनस का डी ए अपॉन डी टी, इसका मतलब ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। पर अगर मैंने इसके संग पूरा वैल्यू ले ली 1 अपॉन ए माइनस का डी ए अपॉन डी टी, तो इसको बोलते हैं आरओआर। अगर मैंने सिर्फ इतना ही लिया माइनस का डी बी अपॉन डी टी, ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, यानी बी किस तरह से घट रहा है। पर अगर मैंने ये पूरा वैल्यू ले लिया तो इसको बोलेंगे क्या, आर ओ आर। अब ऐसे ही मैंने 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी में से सिर्फ इतनी वैल्यू ली तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। पर अगर मैंने ये पूरा ले लिया तो इसको बोलेंगे क्या, आर ओ आर। ऐसे ही मैंने डी डी अपॉन डी टी लिया तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। पर अगर ये पूरा ले लिया तो इसको बोलते हैं आर ओ आर। यानी जब स्टोइचियोमेट्री यूज नहीं होती है, माइनस रिएक्टेंट के लिए होता है, रिएक्टेंट टाइम का साइन क्या होता है, डिसअपीयर, तो ये लिखेंगे। और आरओआर के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें, जो कि मैंने आपको बताया था। अब ये सवाल है आपके सामने, पहला सवाल है। पहले सवाल में आपसे कह रहा है एक रिएक्शन दे रखी है आपको, सर बहुत बढ़िया, हमको एक रिएक्शन दी, अब क्या करें, डांस करें? नहीं, एक रिएक्शन दे रखी है जो कि इस प्रकार से है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। बहुत बढ़िया। इस रिएक्शन का आपको आरओडी दे रखा है। आरओडी ऑफ H2 कितना दिया है, 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आरओडी ऑफ H2 मतलब क्या दिया है, देखो रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। आरओडी मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन को लिखने के लिए आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखना होगा। अगर आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया तो वो आरओआर हो जाएगा। हमें आरओडी ऑफ H2 दिया है, यानी मुझे वैल्यू दी है माइनस का DH2 अपॉन dt की। वो कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻³ मोल लीटर सेकंड इनवर्स। यहां से आपको समझ में आया ये क्या लिखा मैंने, माइनस का DH2 अपॉन dt मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये दे रखा है कितना, 3 × 10⁻³ आपसे पूछा है कि बताओ इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आरओडी ऑफ N2 क्या होगा, आरओए ऑफ अमोनिया क्या होगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन दी है, इसका आरओआर लिखो। देखो रिएक्शन आपको इस प्रकार से दी है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो मुझे आरओआर लिखने के लिए इसके जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आरओआर का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, अब देखो 1 जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 हो जाता है। 1 अपॉन 1 लिखना कोई अच्छी बात नहीं है, सीधा लिख दो माइनस का dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस का DH2 अपॉन dt। मतलब अगर मैं स्टोइचियोमेट्री ले लूंगा तो ये हो जाएगा आरओआर, और अगर मैं सिर्फ इतना लूंगा तो ये होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। फिर किसके बराबर होता है ये, 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये लिखोगे आप। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आरओआर का एक्सप्रेशन लो लिख दिया, आपसे पूछ रहा है आरओडी ऑफ N2। आरओडी ऑफ N2 मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये पूछ रहा है आपसे, इसकी वैल्यू। और देख इसकी वैल्यू रखी है आरओडी ऑफ H2 जो दे रखी है 3 × 10⁻³ एक चीज पूछी है, एक चीज मतलब दे रखी है, एक वेरिएबल, मतलब दो चीजें हैं जिसमें से एक की वैल्यू दी है और एक की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो, यानी मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करके देखूंगा आरओडी ऑफ N2 निकालने के लिए। तो क्या लिखूंगा, माइनस का dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3। अब ये वाला अभी इसके संग कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि एक बार में एक सॉल्व करते हैं।
माइनस ds2/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 3 × 10 की पावर -3 दे रखी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स वो लिख लेना। 3 से 3 मर गया सर, आंसर क्या आएगा, माइनस का d n2/dt इज इक्वल टू 1 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और यही क्या होता है सर, माइनस dn2/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन भी है, बट यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 था, तो ये क्या हो गया, ROD ऑफ N2 तो हो ही रखा है, ये क्या होगा, ROD ऑफ N2 कितना आएगा, 1 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारा बी पार्ट सॉल्व हो गया। बी पार्ट हमसे पूछा था ROD ऑफ N2। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको रिएक्शन दे रखी है, कोई भी रिएक्शन हो, पहले अगर जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है उसके रेस्पेक्ट में जो रेट निकल के आता है वही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये रिएक्शन दिया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, इसका ROR पूछा आपको। इस पूरी रिएक्शन में देखो किसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, N2 का। अगर N2 का 1 नहीं होता तो जो होता उससे डिवाइड करके ROR लिख देते, बट मैंने ये बताया था इन जनरल केस में जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है उसका जो रेट निकल के आता है वही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो मेरे पास ROD ऑफ N2 1 × 10 की पावर -3 आया, ये क्या है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी ये किसकी वैल्यू होगी साथ में, ये ROR की वैल्यू भी होगी। तो मैंने यहां से दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट का भी आंसर यही आएगा 1 × 10 की पावर -3, और ROD ऑफ N2 भी इतना ही आएगा, कितना, 1 × 10 की पावर -3, यानी ये पार्ट आपका सॉल्व हो गया 1 और 2। अब आपसे पूछा ROA ऑफ अमोनिया, यानी आपको ये वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछिए, इन दोनों को आपस में कंपेयर करा दो। कोई कहेगा नहीं सर मैंने तो इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इन दोनों को आपस में कंपेयर करा देता हूं। देखो दो आंसर अब मिल चुके हैं, एक चीज निकालना है, चाहे इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो साथ में, या इसको कंपेयर करके इसके संग कंपेयर कर दो, आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, मुझे पूछा है ROA ऑफ अमोनिया, तो मुझे इन दोनों को मैंने आपस में कंपेयर कर दिया, तो कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा 1/3 माइनस का dH2/dt, बहुत बढ़िया सर, 1/2 dNH3/dt, ये लिख दिया। अब आपस में कंपेयर करो, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा है, अगर मैंने स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को लिया तो ROR होता है, पर अगर मैंने dNH3/dt लिया तो ये क्या होगा, ROA होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो मैं ये क्या करूंगा, इसकी वैल्यू पुट करूंगा, ये होगा 1/3, ये कितना दे रखा था, 3 × 10 की पावर -3। अब ये जो 2 है क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, यानी यहां इसके संग 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, dNH3/dt। बहुत बढ़िया सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो 3 से 3 मर जाता है, बहुत ही कठिन कैलकुलेशन है कि 3 के बाद में जो 3 आता है वो एक बार में आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अच्छा, और यही क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, यानी ये क्या होगा, ROA ऑफ अमोनिया होगा। तो आपको ये सवाल समझ में आया कैसे सॉल्व करना था, कि आपको एक रिएक्शन दी थी जिसमें N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, जहां पे ROD ऑफ H2 3 × 10 की पावर -3 मोल लीटर सेकंड इनवर्स दिया था। फाइंड करना था रेट ऑफ रिएक्शन ROD ऑफ N2 और ROA ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रिएक्शन अपने कॉपी में लिखोगे, फिर लिख दोगे ROR का एक्सप्रेशन। ROR के एक्सप्रेशन में स्टोइचियोमेट्री यूज होती है, इसीलिए -dN2/dt 1/3 माइनस का dH2/dt 1/2 dNH3/dt लिख दिया। उसके बाद -dN2/dt की वैल्यू निकालनी है, यानी ROD ऑफ N2 निकालना है। ROD ऑफ N2 निकालने के लिए आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर कराया, वैल्यू पुट करी, 3 से 3 मर गया, आंसर आएगा 1 × 10 की पावर -3। ROD ऑफ N2 कितना आ गया, इतना। अब मैंने ये भी बताया था कि जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है उसके रेस्पेक्ट में जो रेट होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यानी यहाँ पे जो ROD ऑफ N2 है वही किसके बराबर होगा, ROR के बराबर होगा। फिर मैंने क्या करा, मुझसे पूछा था ROA ऑफ अमोनिया, अब ROA ऑफ यानी इसकी वैल्यू पूछिए, तो मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दूं। आप चाहो तो इसको और इसको भी कंपेयर करके कर सकते हो। देखो इसकी वैल्यू 1 × 10 की पावर -3 आई है, इसका 1/2 है, 2 को इस तरफ भेज दोगे तो 2 × 10 की पावर -3 डायरेक्ट भी हो जाएगा, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो। ये सवाल आपके सामने है, नोट कर लो, मैं 5 तक गिनती गिनता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, 5 गिनती की नहीं जरूरत नहीं है। अगला सवाल, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना। तो अगला सवाल मैं फटाफट लिख दे रहा हूं आपके सामने बोर्ड पे, और इसको अब पूछ क्या रहा है, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, A + 2B गिव्स 3C। आज से पूछ रहा है इनमें से कौन सा टर्म जो है रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। सुनो,
ये दे रखी है रिएक्शन, सबसे पहले इसका ROR लिखो। ROR क्या होता है सर? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 करो, या सीधा लिख सकते हो माइनस डी लिखो, डेल्टा लिखो, बात बराबर है। माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2। ये भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए डिसअपियरेंस होना होता है, माइनस होता है, यानी कितना हो जाएगा? माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी। यहां भी बढ़िया हो गया सर। अब सी क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड करोगे तो 1/डेल्टा सी/डेल्टा डी। तो देखो ये आ गया तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा डी, ये डिसअपियरेंस भी हो रहा है और साथ में ROR को भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है। ये वाला आंसर रेट ऑफ रिएक्शन है, इसने डज नॉट पूछा है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। ये सही है, आंसर नहीं हो सकता। बी के लिए देखो 1/2 माइनस का डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, हाँ ये भी सही है, ये भी ROR है, पर आपसे नहीं पूछा है ना। 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, अगर साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो वो ROR होता है, यानी ये भी आंसर होगा। ये क्या है सर? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, यानी सी के अपीयरेंस को बता रहा है, इसलिए ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर आगे सवाल में बढ़ते हैं। आपको एक सवाल दे रखा है जिसमें आपको एक रिएक्शन दी है, 4 रिएक्शन, 2N2O5 गिव्स 4NO2 और O2। ये एक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, यहाँ पे जो रिएक्टेंट 2N2O5 वो जो है टूट के 4NO2 और O2 बना रहा है। आपको जो वैल्यू दी हुई है इसमें माइनस DN2O5 अपॉन dt, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 वो कितना दे रखा है? K1N2O5 DNO2 अपॉन dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 K2N25 दे रखा है, और DO2 अपॉन dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस या इसी के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ अपीयरेंस होगा वही क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इसकी वैल्यू K3N25 दे रखी है। आपसे पूछा फाइंड रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, करके देखो एक बार, फिर इसको बताता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा। अब चाहिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखनी है, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2। इस रिएक्शन का सबसे पहले आप ROR लिखोगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। ROR बराबर क्या हो जाएगा आपका? ROR बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का D, अब D लिखो या डेल्टा लिखो वही बात है, N2O5 अपॉन dt। सही है सर। ये अपीयरेंस होगा यानी प्रोडक्ट होगा तो प्लस का आएगा, यानी प्लस तो जरूरी नहीं आप चिन्ह बनाओ ना बनाओ, ये हो जाएगा 1/4 DNO2 अपॉन dt। बहुत बढ़िया सर, ये हो जाएगा। ऐसे ही आप ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा सर? प्लस का DO2 अपॉन dt। ये आपने क्या लिख दिया? रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। अब आपको माइनस DN2O5 अपॉन dt की वैल्यू दी है K1N2O5, DNO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है? K2N2O5, और DO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दी है? K3N2O5। वैल्यू को पुट कर दो, तो यहाँ से ROR बराबर लिखोगे, क्या लिखोगे? 1/2 DN2O5 अपॉन dt की जगह लिखोगे K1N2O5, K1N2O5, ठीक हो गया। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई में रहेगा, इसकी जगह 1/4 की जगह इसको लिख दोगे K2N2O5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/ कुछ नहीं है, यानी ये डायरेक्ट K3N2O5 लिख दोगे। अब क्या करोगे सर? अब ये करेंगे K1 K2 K3 में हमें रिलेशन चाहिए, N2O5 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 मर गया तीनों तरफ से। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 K1, 1/4 K2, ये हो जाएगा K3। अब ये कुछ अच्छी वैल्यू नहीं लग रही है, 1/2 1/4 एक मतलब कुछ नहीं, तो आप क्या करोगे ना? सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि सेम टेबल से कट जाए। 2 दूनी 4, बहुत कठिन कैलकुलेशन है, और तुम्हें पता है 4 एकम 4 होता है। ये आपने कब सीखा होगा? जब आप 12 क्लास में आ गए होंगे कि 4 एकम 4 होता है, और वो तो 4 ही हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2K1 K2 4K3। तो K1 K2 K3 में आपस में रिलेशन निकल के आ गया, ये है इसका आंसर। तो इसको नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं तो रिवाइज करके देख लेना। ये हो गया। अब इसको मिटाता हूँ और एक सवाल लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये हो गया है सवाल।
अब आपको सवाल दे रखा है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन दे रखी है। सर ये तो बहुत अलग तरीके का सवाल हो गया, कोई नहीं, कठिन कुछ नहीं है, करेंगे आराम से। आपको कह रहा है फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन जिसमें आपको एक रिलेशन दे रखा है 0.47 प्लस लॉग माइनस का dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0.7 प्लस लॉग dy अपॉन dt। सर ये लॉग और ये क्या क्या देख रहा है सर, समझाते हैं। देखो 0.47 होता है किसकी वैल्यू, log 3 की वैल्यू। अगर तुमसे मैंने कहा था कि केमिकल काइनेटिक्स में जो है लॉग की वैल्यू भी यूज होंगी, तो ये log 3 बराबर कितना होता है सर, log 3 बराबर 0.47 होता है। ऐसे ही 0.7 किसकी वैल्यू होती है सर, ये log 5 की वैल्यू होती है 0.7। तो अब इससे क्या हो गया, आपको ऑप्शन दे रखे, इन ऑप्शन में से एक आंसर करेक्ट होगा। वाह क्या नई बात बताई आपने कि इनमें से एक आंसर करेक्ट होगा, वो तो होगा ही सर, कैसे होगा। अब देखो एक तरीका मैं एक ऑप्शन डायरेक्ट काट सकता हूं। कैसे काट सकता हूं सर, ये लिखा है माइनस का dx अपॉन dt, माइनस का dx अपॉन dt, तो क्या हो गया, यानी ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x होगा, यानी x होगा तो क्या हो गया, यानी ये माइनस लगा है x के आगे, तो x क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट। इस सवाल में देखो कहां पे x रिएक्टेंट है सर, इसमें भी x रिएक्टेंट है, इसमें भी x रिएक्टेंट है, यहाँ y देखो y तो अपीयर हो रहा है, यानी वो प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी वो राइट हैंड साइड पे लिखा होना चाहिए। यानी सर यहाँ भी y इधर लिखा है, यहाँ भी y लिखा है, तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गए। वाह, अब तुक्का मार लो। नहीं सर तुक्का क्यों मारेंगे, पेपर में तो -1 लग जाएगा, क्योंकि नीट के पेपर में तो 4 और 1 का खेल होता है। तो मतलब 50-50 तो हो गया ना यहाँ से। अब गलती से तुम्हारा सही आंसर भी लग सकता है, और वो नहीं करेंगे, सवाल को समझते हैं। ये 0.7 दे रखा है, ये लॉग कुछ दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 0.47 को लॉग के टर्म में लिख लेता हूँ। अच्छा 0.7 बराबर क्या हो जाएगा, log 3 लोग, अच्छा प्लस लोग माइनस का dx अपॉन dt। ठीक हो गया सर। 0.7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 5, यानी यहाँ 5 लोग है, log 5, और ये क्या हो जाएगा प्लस का log dy अपॉन dt। ठीक हो गया। अब क्या करूं मैं, अब मैं ये कर सकता हूं, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है सर, मैंने तो कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, मुझे ये पता है कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है। ये क्या कह रहे हो, देखो log a इंटू बी, log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b। ये क्या होता है सर, ये प्रॉपर्टी है log की। कहाँ सीखते हो, आर्ट साइड में, नहीं मैथ में सीखते हैं। log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस log b। यहाँ पे आपको ये कुछ टर्म ऐसा नहीं लग रहा है कि ये log a प्लस log b, log a प्लस log b, हाँ सर log a प्लस log b, log a प्लस b लग रहा है कुछ, तो इसको वैसे ही लिख दो log a इंटू b। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, log 3 इंटू माइनस का dx अपॉन dt। इसको क्या लिख सकता हूँ, log 5 log नहीं होता, log होता है, और इसको मैं लिख सकता हूँ dy अपॉन dt। अब क्या करूं सर, लोग से लोग काट दूं, लोग से लोग नहीं कटता, ये एंटी लॉग ले लेते हैं। यानी ऐसा होता है कि ये वाले लोग इन वाले लोग को ले गए एक हिसाब से, डायरेक्ट ले सकते हो कि अभी तो मान सकते हो कि लॉग से लॉग कट गया। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस का dx अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा 5 dy अपॉन dt। हाँ सर, यानी आंसर क्या आएगा, x के संग 3 है, y के संग 5 है, तो आंसर मेरा होगा 3x इंटू 5y। ये आंसर हो गया। अगर ये आंसर आपका हो गया है तो आप यहां पे लगवाएंगे -1। क्यों सर, आंसर तो 3 से 5y आ रहा है, रिएक्शन तो सही है। ये इसलिए गलत है क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा बट्टे में लिखे जाते हैं, किसमें लिखे जाते हैं, अपॉन में लिखे जाते हैं, और ये तो बिल्कुल सामने आ रहे थे, तो ये गलत हो गया। ओ माय गॉड, OMG हो गया। ये क्या हो गया, ये तो OMG हो गया। अब क्या करें, अब मैं ये कर सकता हूं कि ये वाली चीज को यहां भेज दूं और इस वाली चीज को यहां भेज दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस का dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा 1/3 dy अपॉन dt। यानी ये कितना होगा, 5x से 3y। कोई ऑप्शन है सर, बी ऑप्शन है, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी ये आपका फाइनल आंसर होगा। कोई यहां पे आंसर मत मार देना, आंसर गलत हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका ये होगा सर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, आंसर है। ये सवाल नोट करो, अगला करते हैं। सवाल बहुत कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। क्या हो जाए, प्रैक्टिस। अब ये तो था जनरल रिएक्शन दी होगी, क्योंकि जब जनरल रिएक्शन दी होती है AA प्लस BB गिव CC प्लस DD, तो यहां से वो होता है 1/A AA, ऐसे करके आप निकाल लेते हो। पर अगर ये रिएक्शन आपको गैसेस के टर्म में दिए, तो गैसेस में क्या करेंगे आप, अगर आपको ये रिएक्शन गैसियस टर्म में दी हो, इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, अगर आपको गैसियस रिएक्शन दे रखी है,
गैसेस रिएक्शन ए गैस प्लस बी गैस, मैंने पहले गैस नहीं लिखा था, वहां पे एक जनरल रिलेशन चल रहा था। ये होगा सी गैस और ये क्या हो जाएगा डी गैस। अब आपको ये पता है जो गैसेस होता है, गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर जैसे नापना आसान होता है, किसकी जगह पे, कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन आप डायरेक्ट रिएक्टेंट वगैरह में ऐसे लगा सकते हो, बट अगर गैसेस हो ना तो गैसेस में जो है प्रेशर नापना आसान होता है। इसीलिए आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन का। सर आइडियल गैस इक्वेशन का क्या रिलेशन होता है, एक बार याद दिलाएंगे? मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूँ, आपको तो रिजल्ट से मतलब होता है, पर फिर भी अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 12 के बच्चे हैं, आपको ये पता है पीवी सर हम तो हैं 12 के, पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी, तो इसमें क्या नई बात है। मैं पी को ऐसे लिख सकता हूँ, पी वी को इधर भेज दूं तो ये हो जाएगा एन अपॉन वी आरती, आरती है, अच्छा एन अपॉन वी, ये कुछ देखा जैसा लग रहा है सर, आपने ये पढ़ा है फॉर्मूला, कंसंट्रेशन अब बराबर क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल को हम एन से दिखाते हैं, वॉल्यूम और इसको वी से दिखाते हैं, यानी ये तो एक कंसंट्रेशन टर्म है, और ये वाली कंसंट्रेशन अगर वॉल्यूम होता तो क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मोलारिटी, क्या बात कर रहे हो। यानी P बराबर आप क्या लिख सकते हो, सी आरती, आरती को देखो, तो मैंने देखना आरती को, ठीक है, मैं बोल रहा हूं P बराबर सी आरती, यानी सी आरती मतलब आरती को देखो। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, dP अपॉन dt, dP अपॉन dt बराबर R क्या होता है सर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R एक फिक्स होता है, क्या होता है वो, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यानी पूरे यूनिवर्स के लिए गैस का कांस्टेंट होता है। क्या बात कर रहे हो सर, बहुत अच्छी चीज बता दिया आपने। dP अपॉन dt, R कांस्टेंट, किसी रिएक्शन को अगर किसी बर्तन में कराओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका टेम्परेचर या प्रेशर कुछ ना प्रेशर नहीं, उसका टेम्परेचर कुछ कांस्टेंट होगा, यानी डी भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजें डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती हैं। अगर मैं इसको लिखूं डी सी आर टी अपॉन डी टी, तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा dP अपॉन dt इज इक्वल टू dC अपॉन dt आर टी। यानी जहां पे DC, जहां पे कंसंट्रेशन आएगा, जहां पे कंसंट्रेशन आएगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी डीसी अपॉन डी टी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, डीसी अपॉन डी टी, ये सी का कोनी है, ये कहीं ये सोचो कि ये सी के रेस्पेक्ट में अपीयरेंस है, नहीं, ये कंसंट्रेशन है। यहाँ पे डीसी अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डीपी अपॉन डी टी, और ये जो आर टी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था वो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यानी जहां जहां पे आपको कंसंट्रेशन दी होगी वहां वहां पे आप प्रेशर लिख सकते हो। अच्छा, यानी अगर मैंने जो पहला रिलेशन लिखा था वो पहला रिलेशन में आर ओ आर का ऐसी को लिखता था कंसंट्रेशन के टर्म में, अगर मैं इस रिएक्शन का आर ओ आर लिखो कंसंट्रेशन के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए माइनस का डी ए अपॉन डी टी। अब ये जो मैं डीसी अपॉन डी टी लिखूंगा इसकी वैल्यू मत समझ लेना, ये भी ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है, ये सी की कंसंट्रेशन है, डी की कंसंट्रेशन है। यानी ये अगर मैं आर ओ आर लिखता इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन तो ये होता 1 अपॉन बी माइनस का डी बी अपॉन डी टी, और क्या करता, और मैं ये करता, ये हो जाता 1 अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी, ठीक हो गया। ये होता आपका 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी, ठीक हो गया। अब ये सब कंसंट्रेशन थी, इसकी जगह मैं प्रेशर लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आर ओ आर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर गैसेस के लिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, और देखो ये कंसंट्रेशन है, मान लो सी है, ये सी, ये वाला सी नहीं है डीसी अपॉन डी टी, ये मत समझना, ये कंसंट्रेशन वाला है, इसकी जगह मैं डी पी ए अपॉन डी टी लिख सकता हूँ, और आर टी को तो मैं बाहर ले आऊंगा, आर टी बाहर आ गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, माइनस का डी पी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी आर टी अपॉन माइनस का डी पी बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी आर टी को देखो, डी माइनस का डी पी सी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी आर टी को देखो, डी डी अपॉन डी टी, आर टी मर गई। अब क्या बचा आपका, यानी आर ओ आर का जो रिलेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वो हो जाएगा 1 अपॉन ए माइनस का डी पी ए अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस का डी पी बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी प्लस का डी पी सी अपॉन डी टी,
और ये हो जाएगा 1/d डी पी डी अपॉन डी टी। अगर आप चाहो ये प्रूफ भूल सकते हो, पर स्कूल वाले बच्चे हो तो प्रूफ याद होना चाहिए। आर ओ आर में जहां पे क्या आता था, कंसंट्रेशन आता था, वहां पे आप कंसंट्रेशन को रिप्लेस करके प्रेशर के टर्म में लिख सकते हो। सर ये पी ए पी बी पी सी पी डी क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन चल रही है, उसके अंदर 4 गैसेस हैं, कोई ए गैस, बी गैस, सी गैस, डी गैस। अगर मैं इनका इंडिविजुअल प्रेशर देखूं तो पी ए क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पी सी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, और पी डी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। यानी जो पी ए पी बी और जो ये पी सी और ये पी डी लिखा है ना, ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पी ए क्या होगा, ए का पार्शियल प्रेशर, पी बी क्या होगा, बी का पार्शियल प्रेशर, पी सी क्या होगा, सी का पार्शियल प्रेशर, और पी डी क्या होगा, डी का पार्शियल प्रेशर। और कभी आपको कोई रिएक्शन दे रखी है जिसके लिए आपको क्या कहते हैं, आर की वैल्यू दी होगी, या आपको पता होती है आर की वैल्यू, टेम्परेचर दिया हो और आपसे कंसंट्रेशन पूछे, तो डीसी अपॉन डी से यहां से आप क्या निकाल सकते हो, प्रेशर की वैल्यू अगर आपको दी हो तो यहां से आप डीसी अपॉन डी निकाल सकते हो। अगर आपसे प्रेशर पूछे तो ये इधर को ले जाओगे तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो। ये सवाल कराऊंगा तो आपके समझ में आएगा, इसको नोट कर लो। मैंने बाद में जाके देखा कि आपको ये वाला फॉर्मूला दिख नहीं रहा था, थोड़ा सा स्क्रीन से कट हो रहा था। तो डीपी अपॉन डी यानी प्रेशर के टर्म में डीसी अपॉन डी आर टी होता है। यानी अगर आपको प्रेशर निकालना हो, प्रेशर के टर्म में आपको रेट निकालना हो तो आप क्या करोगे, डीसी अपॉन डी आर टी कर दोगे। इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन निकालना हो तो डीपी अपॉन डी अपॉन आर टी हो जाएगा। अब आप पे सवाल दे रखा है, सवाल कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन N2 + 3H2 gives 2NH3 is 5 ATM per second। यानी आपको ये एटीएम, देखो एटीएम किसकी यूनिट होती है, केटीएम नहीं एटीएम। एटीएम हो गया, बार हो गया, ये बार वाला बार मत समझना, बार हो गया, पैस्कल हो गया, पास्कल होता है सर। ये सब यूनिट होती है प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। यानी ये सब यूनिट किसकी होती हैं, प्रेशर की यूनिट होती है सर। और ये आपको प्रेशर के टर्म में दे रखा है। आपसे कह रहा है 3 चीजें निकालनी है, फाइंड आरओडी ऑफ H2 यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, माइनस का DH2 अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। अगर 1/3 लिखोगे तो वो ROR हो जाता है। ROF अमोनिया यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। और C क्या कह रहा है, इफ द अबव रिएक्शन टेक प्लेस इन 87 डिग्री सेल्सियस फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन क्या, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये क्या यूनिट होती है सर, ये यूनिट तो होती है कंसंट्रेशन की, और आपको दे रखा है प्रेशर की। यानी आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा, करेंगे। पहले सबसे पहले आपको दे रखा है N2 + 3H2 gives 2NH3, लिख लो इसको, N2 + 3H2 gives 2NH3। अब आपसे कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन 5 ATM पर सेकेंड। इस रिएक्शन का आपको रेट ऑफ रिएक्शन कितना दे रहा है, 5 ATM पर सेकेंड। सर रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या है, क्या वो हाइड्रोजन की है, क्या वो अमोनिया की है, क्या वो नाइट्रोजन की है। मैंने आपको बताया था जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 दे रखा है या कुछ नहीं दे रखा है तो 1 होगा। जिसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होता है उसी के रेट को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यानी आपको ये जो 5 ATM पर सेकेंड दिया है, ये नाइट्रोजन का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, और यही क्या होगा, आपका ROR होगा। यानी ROR आपको, अगर आप इसका ROR लिखकर देखेंगे तो ROR का जो रिलेशन आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वो क्या आएगा, माइनस का dP N2 अपॉन dt। ऐसे ही ये हो जाएगा 1/3 माइनस का dPH2 अपॉन dt। जहां पे आपने कंसंट्रेशन लिखी थी उसको रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ये हो जाएगा क्या, 1/2 dP वाला dP नहीं है, कहीं सोचो डेली फोटो, ये हो जाएगा dt। अब आपको देखो दे क्या रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, यानी इसकी वैल्यू दी है। यानी आपको क्या दे रखा है, माइनस का dP N2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 ATM पर सेकेंड, 5 ATM पर सेकेंड दी है। आपको ROD ऑफ H2 पूछा है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। कैसे लिखोगे, माइनस का dP N2 अपॉन dt
इज इक्वल टू 1/3 माइनस का dpH2/dt। यहां तक समझ में आ गया होगा। माइनस dpN2/dt की वैल्यू 5 दे रखी है, ये वाली चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का dpH2/dt। dpH2/dt क्या होता है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी यहां से अगर आपकी स्क्रीन में कट रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं, माइनस का dpH2/dt क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। यानी ये ROD ऑफ H2 कितना आएगा सर? ROD ऑफ H2 हो जाएगा 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा 15 ATM पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है? यानी मैं ये लिख सकता हूं ROD ऑफ H2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ATM पर सेकेंड। यानी ए पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। बी पार्ट कैसे सॉल्व करें? बी पार्ट सॉल्व करने के लिए आप लिखोगे इन दोनों रिलेशन को आपस में बराबर करो। आपसे पूछा ROF अमोनिया, यानी ROF अमोनिया dpNH3/dt की वैल्यू पूछी है, आपको माइनस dpN2/dt की वैल्यू दे रखी है। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो। इन दोनों को भी कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली है इसकी dpH2/dt की। पर मान लो मैं ये और ये कंपेयर करता हूँ तो क्या होगा? ये लिखोगे आप माइनस का dpN2/dt इज इक्वल टू 1/2 dpNH3/dt। ये PH3 नहीं, सॉरी PNH3। अब ये देखो dpNH3/dt पूछा है, इसकी वैल्यू 5 दी है, तो ये -5 मत कर देना। ये तो ये बता रहा है कि ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस है। कोई कहे कि dpN2/dt की वैल्यू 5 है, नहीं, वो माइनस dpN2/dt की वैल्यू 5 है। 5 और ये मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा dpNH3/dt। और ये क्या होता है? ROA ऑफ अमोनिया। यानी यहां से आप ROA ऑफ अमोनिया क्या लिख दोगे सर? ROA ऑफ अमोनिया हो जाएगा 10 ATM पर सेकेंड। 10 ATM पर सेकेंड। यानी यहां से आपने 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। कौन कौन से 2 पार्ट सॉल्व कर दिए सर? पहला पार्ट तो आपने ये सॉल्व किया कि आपसे पूछा था ROD ऑफ H2 जिसकी वैल्यू आई थी 15 ATM पर सेकेंड और ROA ऑफ अमोनिया जिसकी वैल्यू आई थी 10 ATM पर सेकेंड। सर अब ये सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट आपसे ये कह रहा है अगर इस पूरी पिरोबलम को हम कहां लेके जाएं? 87 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएं तो आपको इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पूछ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाएं सर? फार्मूला ये वाला लगेगा, फार्मूला। इसको लिख लिया होगा, मैं मिटाता हूं, इसको लिख लिया होगा। 87 लक 28 कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। ये क्या कह रहे हो सर? गाना गा रहे हो, सुनो। अब आपको बोल रहा है कि ये सारी प्रॉब्लम आप 87 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना? 87 डिग्री सेल्सियस। ये तो सेल्सियस में दिया सर, केल्विन में बदलो। केल्विन के लिए आप क्या करोगे? 273 को ऐड करते हो तो 87 प्लस 273 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 7 3 10 होता है सर बचपन से 10, 7 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 में 1 हासिल जोड़ोगे 16, 16 का 6, 2 और ये 3 हो जाएगा। यानी अगर आप इसको जोड़ोगे तो 360 केल्विन आएगा। आपसे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन पूछा है dp/dt, ये लिखोगे dp/dt इज इक्वल टू dc/dt RT। यहां से आपको कंसंट्रेशन वाली वैल्यू पूछी है, यानी ये पूछा है dc/dt। RT कहां जाएगी? भट्टे में आ जाएगी। यानी dc/dt दुर्गा सिटी सेंटर नहीं, dp/dt और ये हो जाएगा RT। सर dp/dt क्या है? जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी थी 5 ATM पर सेकेंड। पुट द वैल्यू, गिव द आंसर। dc/dt बराबर क्या हो जाएगा? dc/dt इज इक्वल टू dp/dt की वैल्यू क्या दे रखी है आपको सर? 5 दे रखी है, 5। सर R क्या होता है? R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है। R बराबर 0.00821 ATM पर सेकेंड। अब आपको ATM में यूनिट दे रखी है तो आप वही वाली लगाओगे। इसको अप्रोक्स में 1/12 ATM करके यूनिट होती है। तो R बराबर आप जो यहाँ पे यूनिट लगाओगे वो क्या होगी? 1/2 लीटर ना 1/12 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल केल्विन, ये यूनिट होती है। और यहाँ पे ATM दे रखा है तो ये वाली ही यूनिट यूज होगी। तो पुट दी वैल्यू, गिव आंसर। ये हो जाएगा 5/, R की वैल्यू कितनी होगी? 360 नहीं, R की वैल्यू 1/12,
1/12 लिखूंगा, 12 ऊपर आ जाएगा, यानी 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 1 इंटू 300 छक्का 60, 12 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, ये जाएगा कितनी बार? 3 बार में, यानी ये 30 बच जाएगा। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, तो डीसी अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? डीसी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन छक्का क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ये तीनों पार्ट हमने निकाल लिए हैं। पहला आपने ROD ऑफ H2 निकाला था, दूसरा आप ROA ऑफ अमोनिया निकाला था, तीसरा आपने क्या निकाला सर? तीसरा मैंने निकाला कि रिएक्शन को अगर 87 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं तो क्या होगा। इसको नोट करो। अगला सवाल, सवाल बहुत कराऊंगा, आप बोर हो जाओगे सर, सवाल बहुत ज्यादा हो गए, पर कोई बात नहीं। ये सवाल आपको दे रखा है, इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये सब वैल्यू आपको किसमें दे रखी है? ये वैल्यू दे रखी है mmHg सेकेंड इनवर्स, mmHg सेकेंड इनवर्स। तो देखो प्रेशर की 3 यूनिट होती है, तब तक मैं बोल रहा हूँ, और मार्कर को मैं इंक पिला लूँ थोड़ी सी, मार्कर की इंक कहाँ है। सवाल आपको दे रखा है, सवाल को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो आपसे कह रहा है इनिशियल प्रेशर रिएक्शन का। रिएक्शन आपको दे रखी है, रिएक्शन दी है N2O5 गैस गिव्स N2O4 गैस प्लस 1/2 O2 गैस इज 120 mmHg आफ्टर 10 सेकंड। जब 10 सेकंड बीत गए तब आपसे कह रहा है जो टोटल प्रेशर जो है वेसल में कितना हो गया? 140 mmHg हो गया। फाइंड आपसे पूछ रहा है ROD ऑफ N2O5, सबकी वैल्यू mmHg सेकंड इनवर्स में निकालनी है। ये भी प्रेशर की यूनिट होती है, मिलीमीटर मरकरी सेकंड इनवर्स। ROA ऑफ N2O4, ROA ऑफ O2 और ROR और ROR, यानी ये किसमें पूछ रहा है? मोल लीटर सेकंड इनवर्स, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में पूछ रहा है। तो सवाल आपसे कह रहा है कि रिएक्शन आपको दी है N2O5 गैस गिव्स N2O4 गैस प्लस 1/2 O2 मोटू गैस, ये आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी आपको जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उस समय आपको इनिशियल प्रेशर, सर इनिशियल प्रेशर किसका प्रेशर होगा? क्या वो N2O5 का प्रेशर होगा? क्या वो N2O4 का प्रेशर होगा? क्या वो O2 का प्रेशर होगा? सर किसका प्रेशर होगा? इनिशियल प्रेशर आपको दे रखा है। ये इनिशियल प्रेशर किसका प्रेशर है? अगर ये इक्विलिब्रियम पे होती रिएक्शन तो अलग बात थी, पर ये आपको एक डायरेक्ट रिएक्शन दे रखी है। टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम शुरू होगा तो रिएक्टेंट मौजूद होगा, उस समय प्रोडक्ट तो होता नहीं है सर। जब रिएक्शन में आप रिएक्टेंट डालते हो तो रिएक्टेंट रिएक्ट करके या टूट कर प्रोडक्ट बनाते हैं। t इक्वल टू 0 पे आपने रिएक्टेंट डाला था, प्रोडक्ट तो होगा नहीं, यानी t बराबर 0 पे, यानी जो ये इनिशियल प्रेशर होगा सर, ये इनिशियल प्रेशर होगा N2O5 का, और वो होगा 120 mmHg सेकेंड इनवर्स। अब जब टाइम बीत गया और टाइम जो है 0 से 10 सेकेंड, यही रात अंतिम, यही रात भारी, जब टेम्परेचर आपका 0 से टेम्परेचर नहीं सॉरी टाइम आपका 0 सेकंड से कहां पहुंच गया? 10 सेकंड। ये 0 सेकंड लिखना जरूरी भी नहीं है। जब 10 सेकंड बीता, आपको बोलना है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर 140 mmHg है सर। टोटल प्रेशर 140 mmHg, ये किसका प्रेशर होगा सर? ये मुझसे एक लड़की ने या लड़के ने, अब क्या कहूँ मैं उसका, उसने पूछा था, ये 100 बताया था, ये 140 mmHg कैसे हो गया सर? आपने t बराबर 0 पे 120 mmHg दिया। मैंने उससे ये बोला था कि ये 120 mmHg में से, यानी इसमें से ये टूट कर बना है ना, यानी ये रिएक्टेंट टूट के प्रोडक्ट बना होगा, यानी इसमें से कुछ प्रेशर घटा होगा। मान लो मैंने वो x लिखा, ठीक है, और स्टोइचियोमेट्री लगाओ, 1 से 1 बनता है, 1 से 1 बनता है, x से ये कितना बनेगा सर? x बनेगा, या इसको x ना मान के p बोलते हैं, कि इसमें से 120 में से कुछ प्रेशर कम हुआ और ये प्रेशर p बना इसका प्रोडक्ट का। 1 से आधा बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? p से कितना बनेगा? p/2। और मैंने बोला ये 140 mmHg दिया है, 140 mmHg सेकेंड इनवर्स दे रखा है। अब उसने ये पूछा मुझसे, सर यहाँ पे 120 था, फाइनली 140 हो गया, ये कैसे हुआ? क्योंकि ये तो इससे घट के बना होगा, 120 से कोई चीज घट के बनी होगी तो कम आएगी, ये तो 140 लिख रहे हो आप। मैंने कहा बात तो सही है तेरी, क्या करा जाए? अब जब t बराबर 10 सेकंड हुआ तो सिर्फ उसमें N2O5 ही नहीं मौजूद था, t बराबर 10 सेकंड में उसमें N2O4 और O2 गैस भी थी, यानी ये भी अपना प्रेशर लगाएंगी।
जो गैसेस होती है ना वो प्रेशर लगाती हैं। इसका अपना पार्शियल प्रेशर 120 था, इनका भी तो अपना पार्शियल प्रेशर होगा, इनका अपना पार्शियल प्रेशर, इसका अपना पार्शियल प्रेशर, इसका अपना पार्शियल प्रेशर, जुड़ के टोटल प्रेशर आएगा। यानी आपको T बराबर 0 पे ये सिर्फ 140 mmHg दिया है, वो किसके कारण होगा? N2O5 के कारण भी होगा, N2O4 के कारण भी होगा और O2 के कारण भी होगा। मान लो इसका प्रेशर 80 हो गया, 80 मतलब इसके 40 रिएक्ट करे होंगे तो इसके 40 बने होंगे और इसके 20 बने होंगे, 80 प्लस 40 120, और ये तो ज्यादा हो जाएगा सर। मान अभी वो कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि 80 और यहाँ पे बना 40, 8 4 12 और 12 और 20 सर, हाँ 140 बैठ गया। क्या आंसर यही है? चेक करेंगे अभी। हो सकता है ये 70 होगा, ये 50, ऐसे कुछ वैल्यू आएगी तो निकाल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जब P टोटल बोल रहा है आपसे, जब टोटल प्रेशर कितना हो गया 140 mmHg, तो P टोटल किस किस के कारण होगा? वो होगा प्रेशर ऑफ N2O5 के कारण, यानी P N2O5 प्लस उसमें किसका प्रेशर इन्वॉल्व होगा? P N2O4 का प्रेशर इन्वॉल्व होगा और किसका प्रेशर होगा? P O2 का प्रेशर इन्वॉल्व होगा। यानी इसकी वैल्यू P N2O5 अपॉन P टोटल, देखो P टोटल से 140 दे रखा है, अब वो यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बार बार बड़ा होता जाएगा, खाली बकवास नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा? P N2O5 120 माइनस P, इसकी वैल्यू P, इसकी वैल्यू P/2, P मर गए, P 120 इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये तो प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस वाला चीज तो हट गया है, ये ऐसा था ये हट गया है। अब ये 140 में से 120 जाएगा, ये हो जाएगा 20 बराबर P/2, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 40 आएगी, जो मैं बोल रहा था। यानी प्रेशर कितना आ गया? 40 mmHg इनवर्स। यानी ये P की वैल्यू 40 आई है, यानी इसमें से 40 घटा तो यहाँ 40 बना होगा, यहाँ 40/2 20 हुआ, ये कितना आएगा? ये हो जाएगा सर इसका फाइनल प्रेशर 120 माइनस P कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80 mmHg सेकेंड इनवर्स। ये कितना हो जाएगा? 40, और ये फाइनल इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? ये 40 mmHg और इसका ये कितना हो जाएगा? 20 mmHg। अगर जोड़ोगे तो 80 प्लस 40 120 और 120 और 20 कितना हो जाता है सर? 140। ये तो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाता हूं क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, टाइम लगेगा। अब देखो आपको अब पुराना फॉर्मूला याद करना होगा। आपसे उसने पूछा है क्या? ROD ऑफ N2O5। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख के मत निकाल लेना, वो भी तरीका है, पर आपको क्या पूछा है इसने? ROD ऑफ N2O5, यानी इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा है। जैसे आप पढ़ रहे थे ROR में, वहां पे अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 पूछा था तो कंसंट्रेशन के टर्म में क्या लिख रहे थे? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। पर यहाँ पे प्रेशर है, कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर से रिप्लेस हुई है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ROD ऑफ N2O5 को कैसे निकालोगे? ROD ऑफ N2O5 को क्या लिखोगे? P फाइनल, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, और ये रिएक्टेंट है तो डिसअपीयर होगा, माइनस का साइन हम बाहर लगाते हैं क्योंकि रेट कभी नेगेटिव आता नहीं है। तो P फाइनल, इसका फाइनल प्रेशर कितना हो गया? रिएक्टेंट का N2O5 का 80 mmHg इनवर्स, और इनिशियल कितना था? 120। तो अगर देखो 80 माइनस 120 करोगे माइनस का 40 आएगा, रेट माइनस का होता नहीं है, रात होने वाली है 8, मेरे को आरती भी करनी है, तो ये क्या करोगे आप? माइनस का 80, माइनस का 80 नहीं 120 अपॉन टाइम कितना है? 10 से 0 सेकेंड, 10 माइनस 0, यहां से कितना हो जाएगा? 80 में से 120 घटता है माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 अपॉन 10 कितना हो जाएगा? 10 mmHg सेकेंड इनवर्स। यहां से आपने क्या निकाल लिया सर? यहां से आपने ROD ऑफ N2O5 की वैल्यू निकाल ली। 10 गलत हो गया, सॉरी, 40 आएगा, 10 अपॉन 40 कितना होता है? 4। क्या मैथ पढ़ा रहे हो सर आप? खुद मुझे होम साइंस वाले लगे, बायो वाला हो, होम साइंस वाला नहीं। तो यहां से जो है ROD ऑफ N2O5 कितना आ गया? 4 mmHg सेकेंड इनवर्स आ गया। दूसरा पार्ट आपसे पूछा ROA ऑफ N2O4, तो ROA ऑफ N2O4 निकालने के लिए क्या करोगे? वही फॉर्मूला, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर अपॉन टोटल टाइम। फाइनली इसका प्रेशर हो गया है 40 और इनिशियली इसका प्रेशर था 0। ये आप, क्योंकि मैं बता रहा था टाइम T इक्वल टू 0 पे प्रोडक्ट होता नहीं है, तो ये हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, 40 माइनस 0 अपॉन 10, यहाँ से हो जाएगा 4 mmHg सेकेंड इनवर्स। सांस भी फूल गई है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैं मोटा आदमी हूँ, सांस फूल गई है। एक तरीका तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करना है तो आप क्या कर सकते हो? इसका रेट आपको निकल गया है, ठीक है, इन दोनों को आपस में कंपेयर कर दो, वो आप जैसे भी करो आपके ऊपर है। अब मुझसे पूछा ROF O2, तो मैं ROF मोटू निकाल लूंगा, यानी मैं अपनी वैल्यू निकाल लेता हूँ ROF O2 की, मोटू की। वो क्या हो जाएगी? फाइनली इसका प्रेशर हो गया 20, इनिशियली इसका प्रेशर कितना था सर? इनिशियली इसका प्रेशर था 0, तो रख दो वैल्यू, ये हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, यहाँ से कितना आ जाएगा सर? 2 mmHg सेकेंड इनवर्स। यहाँ से एक वैल्यू ये आ गई, यानी आपकी 3 वैल्यू निकल गई, ये सब चीजें हो गई, ड्रामा खत्म हो गया। अब आपसे पूछा ROR क्या होगा? ROR के लिए जो D पॉइंट है, ये क्या था आपका? ये A पॉइंट था, A पॉइंट सॉल्व हुआ, ये B पॉइंट सॉल्व हुआ, ये C पॉइंट सॉल्व हुआ, और ये D पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? ROR बताना है।
रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है उसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है। यहाँ पे N2O5 का भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और N2O4 का भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। किसके रेट को रेट ऑफ रिएक्शन 1 है, दोनों का रेट जो है रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और देखो उसकी वैल्यू दोनों की सेम आई है, कितनी आई है सर, 4 mmHg और 4 mmHg। सो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा सर, 4 mmHg सेकेंड इनवर्स। ये हो गया, यानी आपके डी पार्ट तक सॉल्व हो गया। अब ई पार्ट सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा ROR मोल्स लीटर सेकंड इनवर्स में आपको पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, फॉर्मूला लगाओगे। मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन होने लग गई, अब बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ यार एक जगह, वहाँ से भी पढ़ा के थक जाता हूँ और मेरे 5-6 पीरियड हो चुके हैं, तो मैं भी काफ़ी थक जाता हूँ। मैं सोच रहा था पहले मैं ये सारी वीडियो बना दूंगा फटाफट, पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है। एक्सपेक्टेड और रियलिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा गैप होता है उसके बीच में। कहते हैं ये समय और क्या कहते हैं अकल की भेंट साथ नहीं होती, अगर हो जाती तो मैं कहीं और होता। ये देख अभी थोड़ी सी दिमागी हालत ठीक हुई तो मुझे याद आया कि जो मैं वो लास्ट पार्ट था वो थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने कहा एक बार दोबारा रिकॉर्ड कर देता हूँ वाला पार्ट, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया था ना लगातार। तो देखो आपसे पूछा है लास्ट पार्ट ROR मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में, यानी आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में। दिया कितना है, प्रेशर के टर्म में। हमारा जो ये dP/N2O5/dt जो हमने शुरू में निकाला था वो कितना आया था सर, 4 mmHg सेकेंड इनवर्स आया था, 4 mmHg सेकेंड इनवर्स। और इसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था, यानी इसके रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 dt होगा ना, यही ROR भी तो होगा, क्योंकि जिसका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 होता है उसी के रेस्पेक्ट में जो रेट आता है वही रेट ऑफ रिएक्शन होता है। और N2O4 का भी यही आ रहा था, यानी ये जो बेसिकली वैल्यू आई है ना, ये किसकी वैल्यू आई है, ये जो dP/dt जो फॉर्मूला है ना, dP/dt dC/dt RT, ये जो फॉर्मूला है ऐसे करके जो फॉर्मूला है dP/dt, RT ऊपर आता है, RT ऊपर आता है। और जब आप इसमें से dC/dt की वैल्यू निकालते हो, dC/dt कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये फॉर्मूला बनता है dP/dt। और ये देखो DC में यहाँ है तो RT में यहाँ नीचे आ जाएगा ये dP के टर्म में। अब क्या होगा, ये वाला जो dP/dt, ये रेट ऑफ क्या कहते हैं रिएक्शन किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में। ये dP/dt की वैल्यू कितनी दी है, 4 mmHg सेकेंड इनवर्स। ये कहां से आया था, तो जब आपने वो निकाला था dP/N2O5/dt, तो उसके रेस्पेक्ट में जो रेट आया था वही था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन किसका, इस पूरी रिएक्शन का। तो पुट करो वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में, यानी जब आप लगाओगे dC/dt इज इक्वल टू क्या, dP/dt RT लगाओगे, ठीक है। जब ये वैल्यू पुट करोगे, अब आपको निकालना किसमें, इसमें निकालना है मोल सेकंड इनवर्स में। आपको यूनिट किसमें दी है, 140 mmHg। आपको ये पता है एक ATM बराबर कितना होता है, 760 mmHg, 760 mmHg, क्योंकि R की जब आप वैल्यू रखोगे, मैंने बताया था R बराबर क्या रखोगे, 1/12 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल केल्विन। ये यूनिट बताई थी कि जब आप R रखते हो तो R किस में रखते हो, ये रखते हो R बराबर होता है आपका 1/12 लीटर एटमॉस्फेरिक मोल केल्विन। यानी आपको प्रेशर में को किस टर्म में बदलना होगा, एटमॉस्फेयर में। दिया किसमें, mmHg में। एक ATM बराबर 760 mmHg होता है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं 1 mmHg बराबर कितना हो जाएगा, 1 mmHg बराबर 1/760 ATM हो जाएगा। हाँ सर, और आपको दे कितना रखा है, ये 4 mmHg दिया है, तो 1 से 1 बनता है, तो 4 mmHg से 4/760 हो जाएगा। तो जब वैल्यू आप पुट करोगे dC/dt को निकालने के लिए, dC/dt यहां पे रखोगे तो dP/dt की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 4/760। ये रखोगे 4/760 मल्टीप्लाई बाई में R की वैल्यू रखोगे 1/12, तो 12 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, ये कितना दे रखा है आपको, क्या कहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 27 + 27 जुड़ के आ जाएगा 300। अब काटे कूटे करोगे तो कैसे हो जाएगा, देखो ये कितनी बार में जाएगा, ये 2 के टेबल में जाएगा और ये 150 हो जाएगा सर, 150। या 4 से डायरेक्ट कट रहा है क्या, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, हाँ डायरेक्ट कट रहा है। देखो ये कटेगा 4 सत्ते 28, बचेगा 2, 4 पंजे 20। या सीधा आप इसको काट लेना, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, dC/dt बराबर, आप अपने आप काट लेना, क्योंकि एक कैलकुलेशन कराने में टाइम लग जाएगा, तो इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका सॉल्व करने पर dC/dt बराबर 1/190 × 25। जब इसको सॉल्व करोगे
तो ये आंसर आ जाएगी, किसमें आएगा, ये आंसर आएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये पार्ट हो गया। अब इसका एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है, अगर केजी के टर्म में हो जाए तो क्या करोगे, इसको नोट करो और वाला भी करा ही देते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। तो आपको एक सवाल दे रहा हूं, फाइनल सवाल है, फिर हम जो है अगले दिन कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे। तो अगर आपको ऐसा सवाल दे दे, सर कैसा ऐसा ऐसा सवाल क्वेश्चन, तो आपको सवाल में दे रहा था, तो मैं मार्कर को इन पिला दूं, कह रहा है इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, SO2 क्या है, रिएक्टेंट है, वो टूट के क्या बना रहा है या डिसअपियर होके क्या बना रहा है, SO3। तो रिएक्शन है आपके सामने 2SO2 प्लस O2 यानी MO2 गिव्स 2SO3, वो दे रखा है 64 kg मिनट इनवर्स। आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस कितना दिया, 64 kg मिनट इनवर्स। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है SO3 का, यानी ये आपको DSO2, अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इसका आप लिखोगे तो क्या होगा, माइनस का DSO2 अपॉन DT की वैल्यू 64 kg मिनट इनवर्स दी है। तो आप क्या करोगे ना, इसको कन्वर्ट करोगे, पहले आप ROR लिखो, ROR लिखोगे तो क्या आएगा, ये होगा 1/2 माइनस का DSO2 अपॉन DT इज इक्वल टू, ये होगा तुम्हारा 1/1, वो नहीं लिखना है तुम्हें, माइनस का DMO2 अपॉन DT इज इक्वल टू 1/2 DSO3 अपॉन DT। ये लिख दिया आपने, हाँ सर ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हो गया। पर यहां पे तो कुछ अलग खेल चल रहा है। ये जो यूनिट आती है वो किस में आती है सर, ये यूनिट आती है आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आती है, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन आपको पता है, कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और मोल क्या होता है, मोल ही होता है, और ये लीटर हो गया तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आता है, क्योंकि रिस्पेक्टिव में टाइम भी होता है। यहां से यूनिट आती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में। पर आपको दे रखा है कि ये कहते हैं केजी इनवर्स की बात कर रहा है, केजी कहां से लाएं, तो आपने मोल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी बचपन में आपने, मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो वही वैल्यू आपको पुट करनी है, मास अपॉन मोलर मास लिखना है। तो ROR बराबर क्या लिखोगे, ROR लिखोगे 1/2, ये होगा D, ये मोल है, देखो मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल बराबर क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम C होता है कंसंट्रेशन। अगर तुम्हारा वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए तो कंसंट्रेशन ही मोल के बराबर हो जाता है, हाँ सर कंसंट्रेशन मोल के बराबर हो जाता है। और हमने यहाँ इस सवाल में वॉल्यूम दिया नहीं है तो वॉल्यूम 1 लीटर माना है, तो यानी मोल ही तुम्हारा क्या है, कंसंट्रेशन। यानी ये आपको जो कंसंट्रेशन दिए है ना, ये डायरेक्ट मोल है, यानी ये कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल, क्योंकि यहाँ पे लीटर क्या है 1 है। अगर 1 लीटर है तो कंसंट्रेशन ही मोल हो जाती है, यानी ये मोल है। तो मोल ऑफ SO2 को क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ SO2 अपॉन मोलर वेट ऑफ SO2, यानी इसको लिख सकते हो माइनस का WSO2 अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट को लिख सकते हो मोलर वेट ऑफ SO2, इसको बाहर निकाल लिया और इसको अंदर भेज दिया DT, ताकि क्या कहते हैं कांस्टेंट ही, मोलर मास हमेशा वो होगा कांस्टेंट, और ये हम क्या कर लेंगे वेट अपॉन DT के रूप में लिख लिया। ऐसे इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिखोगे माइनस का यानी कि WMO2 अपॉन DT, और ये कितना हो जाएगा मोलर मास ऑफ O2, 1 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, इसको आप बाहर ले लो। फिर इसको लिख सकते हो 1/2 मोलर मास ऑफ SO3 नीचे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का DW, ये उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा माइनस का DWSO3 अपॉन DT। ऐसा करोगे, अब वैल्यू पुट कर दो। आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 दे रखा है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3 पूछा है आपसे, इन दोनों को इक्वेट करो। ये तो ROR लिखा है, यानी ये लिखा है 1, देखो मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है, सल्फर का मोलर मास 16, ऑक्सीजन का मोलर मास भी कितना होता है 8 और 16,
इसका मोलर मास 16 और 32 होता है, सॉरी, तो 32 प्लस 16 इंटू 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है ना, 2 इंटू 16, तो ये जुड़ के आएगा 32 और एक 64 आ जाएगा, ये 64 हो गया। और वेट ऑफ SO2 अपॉन dt, यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 कितना दे रखा है आपको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 64 दिया है, यानी इसकी जगह 64 लिख सकते हो। और कंपेयर किसको करना है, आपको कंपेयर करना है SO3 के संग, क्योंकि O2 को तो कुछ दे नहीं रखा है, तो इसका आपको अपीयरेंस निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे 1/2, मोलर वेट ऑफ SO3 कितना होगा, इसका 32, इसका 2 से मल्टीप्लाई ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 48, और 32 और 48 कितना होता है सर, 32 और 48 होता है 8 2 10 4 3 7 70 होता है, 70 ही होता है, 80 होता है। देखो 8 2 10 और 4 3 7 और एक हासिल लग जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा सर 80, और ये आपको निकालना है माइनस का DW SO3 अपॉन dt, यही तो निकालना है आपको, कितना फॉर्मेशन हुआ करके। अब देखो 64 से 64 मरे और कुछ मरेगा, ये 2 भी था, ये 2 से 2 मर गया। अब होगा क्या, माइनस का DW SO3 अपॉन dt, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 80, यूनिट क्या आएगी केजी मीटर इनवर्स, तो ये आपका ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आपको वेट के टर्म में आंसर दिया है, अगर गिवन रेट आपको किस में दे रखा है, ये सवाल नोट कर लिया होगा, अगर आपको जो वेट है वो किसके टर्म में दिया हो, केजी के टर्म में, तो फॉर्मूला आपका जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये आएगा। देखो अगर ये मैंने सारे तरीके से क्वेश्चन करा दिया आपको रेट के, अगर आपको मास के टर्म में दिया हो तो मास के टर्म में अगर क्वेश्चन है आपको इन द इफ रेट इज गिवन, इफ रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ केजी टाइम इनवर्स या केजी अपॉन टाइम और ग्राम अपॉन टाइम, यानी ग्राम टाइम इनवर्स दिया हो, तब आप क्या करेंगे, आपको रिएक्शन दे रखी होगी AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला जो लगाओगे वो लिखोगे 1/A Ma, ये तुम्हारा क्या होगा ROR, 1/A Ma, यानी मोलर मास ऑफ A, माइनस का D, ये होगा वेट, वेट के टर्म में तो लिखोगे D लिखो, या डायरेक्ट WA अपॉन DT भी लिख सकते हो। फिर इसको क्या लिखोगे 1/B MB, मोलर मास ऑफ B, ये हो जाएगा माइनस का WB अपॉन DT, फिर यहां पे लिखोगे 1/C MC, ये हो जाएगा माइनस का WC अपॉन DT, और यहां पे क्या लिख दोगे D की जगह 1/D MD, मोलर मास ऑफ D, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का WD अपॉन DT। यहां पे अब पूछा जाए MA MB MC MD क्या है, तो लिखोगे MA MB MC MD, ये क्या है, मोलर मास है, क्या है ये, मोलर मासेस हैं। तो यहां पे हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अगले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ, यानी रेट लॉ वगैरह हम अगले टॉपिक में सीखेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।